हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो इसके बारे में देखो कि जब भी हम क्या बोल रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी इज टेंडिंग टू मूव, टेंडिंग टू मूव, जब भी एक बॉडी कोशिश करता है मूव करने का, जैसे समझ रहे हो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ये पहले स्टार्ट होने की कोशिश करेगा मोशन। जैसे ही वो स्टार्ट होने की कोशिश करेगा मतलब अभी चल नहीं रहा है, अभी बस चलना चाहता है, तो जैसे ही वो चलना चाहेगा ना उसी समय उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। किधर, जिस तरफ वो मोशन होना चाहता था उसके अपोजिट में क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन क्या है, तो एक फोर्स है। दर्शन तुमने देखा था वीडियो मैंने कल जो हाँ अपलोड किया, तो समझ गया होगा ना थोड़ा हाँ बहुत देखा। कि फ्रिक्शन क्या होता है, फोर्स होता है ना। हाँ हाँ। तो हमने यहाँ पे लिखा है वही चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ कि क्या करता है, तो व्हेन अ बॉडी टेंड टू मूव, ठीक है, फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन अप्लाइड टू अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ऑफ द मोशन। कौन सा मोशन, टेंडिंग मोशन, मतलब अभी मोशन हुआ नहीं है, बस जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहता है उसके अपोजिट में। फ्रिक्शन का बस एक ही काम है, जिस डायरेक्शन में आप मूव करना चाहो या मूव करो उसके अपोजिट में हम क्या करेंगे, फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हमने बोला ओके। अब दूसरी है कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, ये भी वेरिएबल होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल। जो हमने कल बात किया था कि ये सेल्फ क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो ये बॉडी है, ये बॉडी ज्यादा से ज्यादा ना इधर जो है फोर्स लगा सकता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में 10 न्यूटन मान लो, और अगर हम 5 लगाएंगे तो जवाब है ये भी 5 लगेगा। अगर आप 6 लगाओगे तो ये भी 6 लगेगा। अगर आप दोगे 7 न्यूटन फोर्स तो फ्रिक्शन भी कितना आ जाएगा, 7 न्यूटन। 8 दोगे तो 8, 9 दोगे तो 9, 10 दोगे तो 10, 11 दोगे ना तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, बोलेगा 10 ही लगाएंगे, क्योंकि 10 उसकी लिमिटिंग है, 10 के ऊपर नहीं आपका आपका साथ देगा। ये कहां तक साथ दिया, जहां तक उसका लिमिटेड वैल्यू है। उसके आगे बोला नहीं हम इतने ही रहेंगे। मेरा लिमिटिंग क्या था, मेरा लिमिटिंग था 10, अब हम 10 ही रहेंगे। आप चाहे 11 लगाओ, 12 लगाओ, 20 लगाओ, लेकिन अगर आप उससे कम लगाओगे तो हम भी कम लगाएंगे। समझ में आया, तो ये क्या होता है, वेरिएबल फोर्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन होता है, वेरिएबल। कहां तक, तो वेरिएबल बोलेंगे फोर्स। अप टू, हाँ, अप टू सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक वो आपका वेरिएबल वैरी करते जाएगा। ठीक है, ये वाला बात में हम लोग को कंफ्यूजन नहीं चाहिए। एक चीज ध्यान देना कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है ना वो 0 से लेके, 0 कब रहेगी, जब आप फोर्स मत लगाओ, फ्रिक्शन भी बोलेगा हम भी नहीं लगाएंगे। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 0। आप फोर्स लगाए 1 न्यूटन, फ्रिक्शन भी लगा दिया 1 न्यूटन। तब तक लगाते क्या, मान लीजिए उसकी लिमिट 10 थी तो 10 तक आपका साथ दिया, तो हम बोलेंगे फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, कौन सी, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी, यहाँ लिख दो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से कहां तक वैरी कर सकता है, तो बोलेंगे 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। और छोटा किससे रहेगा, तो हम बोलेंगे जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू। वैल्यू। तो हमेशा क्या रहेगा, लिमिटिंग वैल्यू के बराबर या उससे छोटा रहेगा, और 0 से हमेशा बड़ा या बराबर रहेगा। तो ये हो गया इसका रेंज। देखो यहाँ पे ना बच्चे बहुत गलत करते हैं, उनको लगता है ना कि फ्रिक्शन मतलब होता है न्यू इंटू एन हमेशा। जवाब है नहीं, ऐसे नहीं होता है हमेशा। ये है लिमिटिंग वैल्यू, ये है मैक्सिमम वैल्यू। तो इसमें गलती आप लोग नहीं करोगे ना कि हर बार फ्रिक्शन की वैल्यू न्यू इंटू एन होगी कि नहीं होगी। हर बार फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू न्यू इंटू एन होगी कि नहीं होगी, नहीं। नहीं होगी। नहीं होगी। क्या फ्रिक्शन की वैल्यू न्यू इंटू एन से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं। नहीं हो सकता, क्योंकि ये लिमिटिंग वैल्यू है, यही लिमिट है, इससे ऊपर तो नहीं जा सकता फ्रिक्शन। चलिए मैं बहुत बार बोल चुका है ये चीज, आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चंस लेते हैं, आप यहां तक कॉपी कर सकते हो, ठीक है, तब तक मैं क्वेश्चन यहां पे बनाता हूं। हमारे पास है ये सरफेस और इस बॉडी के बीच में फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वो है 0.2, एंड आपने फोर्स लगाया है 6 न्यूटन का। तो बोलता है फाइंड, मास भी दे दूं ना, क्या ले लूं, मास है मान लो 4 किलो। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की हमको वैल्यू बता दीजिए।
अगर आपने कॉपी कर लिया है तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। कितना होगा आयुष? पहले हम लिमिटिंग निकाल लें। लिमिट कितना है फ्रिक्शनल फोर्स की? लिमिटिंग वैल्यू तो हम बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू होता है न्यू इंटू एन। एन मतलब क्या होता है? देखो तो इस बॉडी का एन कितना है? हम बोलेंगे जितना mg है नीचे की तरफ जितना वेट उतना ही ऊपर नॉर्मल, तो नॉर्मल इज इक्वल टू कितना mg। तो अगली बार मैं लिख देता हूं न्यू mg। m की वैल्यू कितनी है? 4 है। न्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2 है। g की वैल्यू इन जनरल अपन 10 मान लेते हैं, तो ये हो गया 8 न्यूटन। देख रहे हो 8 न्यूटन है। हम तो फोर्स लगाए थे 6 ही न्यूटन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू 8 न्यूटन कैसे हो सकती है? हम बोलेंगे नहीं, ये लिमिटिंग वैल्यू है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा 6 न्यूटन। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस बात को समझने में कि आप सर कैलकुलेट किए थे 8 न्यूटन, आप बोल रहे हो 6 न्यूटन, ऐसे कैसे हो गया? हाँ कैसे समझा नहीं थोड़ा। बेटा यही तो अपन चर्चा कर रहे थे ना कि ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है, ये फ्रिक्शन की वैल्यू 8 तक हो सकता है। 8 तक हो सकता है, 8 होगा नहीं, 8 तक हो सकता है, समझ लो। आप जितना लगाओगे फ्रिक्शन क्या करेगा, उसके हिसाब से अपोज करेगा। आप लगाओगे 6, फ्रिक्शन भी 6 लगा दिया। आप लगाते 7 तो फ्रिक्शन भी 7 हो जाता, क्योंकि लिमिट उसकी मैक्सिमम लिमिट 8 तक है। अच्छा आप लगाओगे 8 तब भी 8 लगाएगा, लेकिन जैसे ही आप 9 लगाओगे ना, वो बोलेगा नहीं हमारा तो इतना ही लिमिट है। कितना लिमिट है मेरा? 8। 9 8 8 ये 9 तो हमने फोर्स लगाया ना। हाँ वो गलती से निकल गया। तो आपने लगाया 6 न्यूटन फोर्स, तो फ्रिक्शन बोलेगा हम भी 6 ही लगाएंगे, हम क्यों खर्चा करें ज्यादा। अच्छा आयुष कहाँ गया तू? सर हूं ना। अच्छा अच्छा मुझे बताओ कि 8 क्यों नहीं लगा पाया? समझो, हम एक बॉडी को धक्का दे रहे हैं ऐसे, क्या कभी भी प्रैक्टिकली कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये बॉडी इधर चलने लग जाए ऐसे? नहीं। सोचो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ये भी नहीं है कि इंक्लाइंड है सर हम धक्का दे रहे थे वो पीछे आ रहा था, ऐसा भी नहीं है, एकदम प्लेन जगह है। आप धक्का दे रहे हो ऐसे और बॉडी कभी भी इधर नहीं चल के आएगी, हमारी तरफ चल के नहीं आएगी। और मान लो अगर हमने फ्रिक्शन की वैल्यू 8 ले लिया होता तो सोचो क्या होता। 6 आप लगा रहे हो, 6 ये लगा रहा है 8, फाइनली ब्लॉक इधर मूव करता। प्रैक्टिकली ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। क्या नेचर में हम कभी ऐसा देखें कि हम एक बॉक्स को धक्का दे रहे हैं ऐसे और वो हमारी तरफ चलते आ रहा है? क्यों भाई? तो बोला फ्रिक्शन ज्यादा है, यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा है तो नहीं आगे जाता, यही होता ना। मेरी तरफ कैसे आ सकता है? इसका मतलब हुआ कि अगर ये नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि बैलेंस हो गया होगा फोर्स। आप लगा रहे हो 6 तो फ्रिक्शन भी लगा रहा होगा 6, आप लगा रहे हो 7 फ्रिक्शन भी लगा दे रहा होगा 7, 8 लगा रहे होगे 8 तक वो भी 7 दिया, और 9 जैसे ही लगाए तो आप इधर मूव करने लग गया। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कमजोर पड़ गया, फ्रिक्शन तो 8 ही लगा सकता था। ओके क्लियर है ये बात? हाँ। अच्छा चलिए मैं और आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन है कि एक अगेन 4 किलो का ब्लॉक है, ठीक है, और हम यहाँ पे लगा रहे हैं 20 न्यूटन फोर्स, और ये 4 kg का है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मान लो दिया हुआ है 0.3, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 आपसे पूछा है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बताइए कितना होगा। दूसरा चीज मैंने पूछा है कि अगर ये मूव कर जाएगा, आपके धक्का लगाने से ये मूव कर जाएगा, तो बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होगा। फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा, कैलकुलेट करें। पहले हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं। हाँ जी आप भी कीजिए सॉल्व। लिमिटिंग वैल्यू निकाल लीजिए कितना हो सकता है। हम बोलेंगे न्यू इंटू एन होता है 12 और हाँ बिल्कुल आ गया हुआ है एन, मतलब यहाँ पे खाली एन मतलब mg हो गया है, न्यू mg। कैसे mg समझता हूँ, देखो एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो नीचे क्या फोर्स लग रहा होगा, उसका वेट mg। ऊपर क्या लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक सरफेस है ना, तो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगाता है। और इधर क्या लगा रहे हो, एक फोर्स लगा रहे हो। इधर क्या लगा, ये सब छोड़ दो, अभी नॉर्मल की बात चल रही है, तो बस यही होगा। नॉर्मल इज इक्वल टू कितना, ऊपर जितना उतना नीचे, न्यू एन इज इक्वल टू mg। न्यू की वैल्यू 0.3, m कितना है 4, g की वैल्यू 10, सो आंसर इज 12 न्यूटन। देख रहे हो इसका मैक्सिमम लिमिट 12 ही न्यूटन है, आप तो 20 लगा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, 20 लगा रहे हो, तो बताइए फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, पूरा का पूरा यूज हो जाएगा 12 न्यूटन, ठीक है। अच्छा ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा बताओ तो। एक ब्लॉक है जिसपे इधर लग रहा है 20 न्यूटन फोर्स और अपोजिट में लग रहा है मात्र 12 न्यूटन, तो बताओ
कहाँ का फाइनली इस पे कितना फोर्स लगा सब मिला उला के? हम बोलेंगे 8 न्यूटन इस तरफ। 8 न्यूटन। बस तो आपने बोला कि रिजर्व जो फोर्स नेट फोर्स है वो कितना हो गया 8 न्यूटन। फोर्स का फॉर्मूला आपने 9 पे पढ़ा था, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से ए निकाल लीजिए, मास तो आपको पता है, मास कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब है कि हमने ले लिया यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन और यहाँ पे है 2 किलो का, और यहाँ पे लेता हूँ मैं 0.6 का, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। तो हम लगा रहे हैं इधर, बोलता है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, और दूसरा है एक्सेलरेशन बताइए। जल्दी करना, बड़ा आसान सवाल पूछ लिया मैंने। कौन सा क्वेश्चन? ये सवाल देख, क्वेश्चन नंबर 3। बताइए मैक्सिमम लिमिट कितनी है यहाँ पे फ्रिक्शन लगाने की? 0.6 into 20 12। ठीक है, लिमिट जो है वो कितना हो जाएगा, न्यू इंटू एम जी हो जाएगा। न्यू इंटू एन होता है, एन मतलब एम जी। तो न्यू की वैल्यू है 0.6, मास है 2 और जी है 10, आंसर इज 12 न्यूटन। 12 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन आप तो 10 ही लगा रहे हो, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 12 होगा कि 10 होगा? 10। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, जितना आप लगाते हो उसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव करता है। अच्छा, अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा, लिमिटिंग वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये बैलेंस हो गया ना, मूव करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। आप लगा रहे हो 10 न्यूटन, फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन, नहीं जाएगा किधर भी है। जब जाएगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन? 0। कोई मूवमेंट नहीं। चलिए, तो यहां तक तो हमको बात समझ में आई। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदलता हूं। क्वेश्चन है, हमारे पास एक वॉल है, ऐसे वर्टिकल वॉल, और ना एक ब्लॉक है यहाँ पे, इसको हमने ऐसे चिपका के दबा के रखा है, ऐसे फोर्स लगा के। ठीक है, मान लो ये फोर्स है 40 न्यूटन का। ठीक है, और ये ब्लॉक जो था वो था 1 किलो का, और दोनों सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। ध्यान देना, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, दो चीज दी हुई है। एक स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है 0.3, और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो है 0.2। ठीक है, काइनेटिक और स्टैटिक दोनों पढ़ाया है मैंने आपको। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, बोलता है कि बताइए ये बॉडी, ये ब्लॉक मूव करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा? फाइंड वेदर द ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक मूव और नॉट। चलो देखते हैं। पहले मुझे बताइए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? कौन सा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? हम बोल रहे हैं स्टैटिक। स्टैटिक देखते हैं कितना है। तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम लिमिट है बेटा वो कितना होगा? तो हम जवाब है कि न्यू इंटू एन होता है। देखो सरफेस ये है, ये सरफेस है, इसका नॉर्मल कौन है? यही तो है, 40 न्यूटन ही नॉर्मल है। मास वास से मतलब नहीं है अपने को। नॉर्मल कौन है यहाँ पे? फोर्स 40 न्यूटन। ये नॉर्मल का कॉन्सेप्ट समझ में आता है क्या? देखो सरफेस ऐसे रहा ना, तो इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा उसको नॉर्मल बोलते हैं। सरफेस ऐसा रहा तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो लगेगा उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो इस बार सरफेस ऐसा है तो इस पे नॉर्मल कैसा लगेगा? ये 40 न्यूटन नॉर्मल है। न्यू की वैल्यू कितनी है? स्टैटिक निकाल रहे हैं अपन 0.3, नॉर्मल कितना है? 40, तो आ जाएगा आंसर 12 न्यूटन। क्या आया? 12 न्यूटन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 12 न्यूटन। ये मैक्सिमम लिमिट है बेटा। ये क्या है? मैक्सिमम लिमिट। अभी हमको नहीं पता कि कितना लगा रहा होगा, ये तो लिमिट है इसकी। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ये नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा होगा? हम बोल रहे हैं इसका वेट, ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा रहा होगा? जवाब है 10 न्यूटन। और देखो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ कितना लग सकता है? 12 न्यूटन लग सकता है। लगेगा कितना? 10 लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? देखो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की 12, लेकिन क्या वो हर बार मैक्सिमम लगाता है क्या? नहीं, वो लगाता है कि मोशन जो करवा रहा है, जो फोर्स मोशन करवा रहा है उसके हिसाब से वो चलता है। तो बोला मोशन करवाने वाला फोर्स तो 10 ही न्यूटन, तो हम क्यों 12 खर्चा करें, हम भी 10 ही लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया? हम बोलेंगे, क्या बोलोगे?
कि स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? स्टैटिक फ्रिक्शन है 10 न्यूटन। गलती से भी 12 मत कर देना, पता है वहां पे जो ऑप्शंस रहेंगे ना उसमें 12 भी रहेगा एक, और आप हड़बड़ी में रहोगे, आप बोलोगे अरे अरे हम तो कैलकुलेट कर लिया, मजा आ गया, 12 टिक करके आ जाओगे, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो 4 मार्क्स चले जाएंगे तुम्हारे। ये 4 मार्क का क्वेश्चन। क्या लग रहा है ये मेरे सही हुआ तो 4 मार्क, गलत हुआ तो 1 मार्क्स गया। हाँ तो आप 4 कैसे बोल रहे सर? 4 मार्क कैसे जाएंगे? डरा रहा हूँ। मार्क जाएगा ना। कितना ध्यान है तेरा है, लेकिन तू गलत करेगा। तो देखा हम आप, अच्छा ये डेटा क्यों दिया फिर, काइनेटिक का क्यों दिया डेटा आपको, जब आपको कुछ काइनेटिक का जरूरत ही नहीं था? तो देखो समझो, आपको ना समझ में आना चाहिए कि कौन सा वाला लें। हमने आपसे क्या पूछा, सवाल के हिसाब से चलेगा बेटा। सवाल पूछा कि ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, सोच रहे हो नहीं करेगा, करेगा मतलब कंफ्यूजन बना हुआ है। कंफ्यूजन बना हुआ है तो कौन डिसाइड करता है? स्टैटिक डिसाइड करता है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। काइनेटिक कब लगता है? जब बॉडी चलने लग जाती है ना, तब भी उस पर फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, किधर, पीछे की तरफ। तो वो तो जब जब चलना स्टार्ट हो जाएगा तब की बात है। अभी तो कहानी ये है कि चलेगा कि नहीं चलेगा, रुका हुआ है अभी। तो रुका हुआ चीज में कौन सा फ्रिक्शन फोर्स काम करता है? बोलो बोलो। स्टैटिक मतलब ही होता है रुका हुआ। ठीक है, तो 10 न्यूटन फोर्स लगेगा, और यहां पे लिख देना कि ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। अब एक ग्राफ बताता हूं, इसको बड़ा ध्यान से लेकिन याद रखना। ये ग्राफ ना आपके स्कूल एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं कि क्या है ये। देखो हम ना यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ में है नीचे है अप्लाइड फोर्स, आप कितना फोर्स अप्लाई करोगे, और इधर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो देखना कि एक लिमिट आती है बेटा, एक लिमिट आती है, मतलब सीधा लाइन बनाना है, कैसे बनाऊं, चल ऐसे सीधा लग रहा है, देख हाँ, ये चल अभी मान लेना सीधा, तू सीधा बना देना, ठीक है। ये ऐसे आएगा और उसके बाद फिर ऐसे जाएगा सीधा। ये है बेटा यहां से बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स रहता है, वो वेरिएबल नहीं होता है। देखो कहां वेरी कर रहा है, वो तो सीधा स्ट्रेट लाइन बन गया। ये देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब ये कौन सा फ्रिक्शन है जो फोर्स के हिसाब से बदलते रहता है? स्टैटिक। कौन सा? स्टैटिक। ये क्या बता रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं आपको यहाँ पे इस ग्राफ में बताना क्या चाहता हूं ना, कि बताना चाहता हूं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो हमेशा ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। यहां लिख दूं इस बात को नोट में, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख देता हूं, द लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग मतलब समझ रहे हो ना, मैक्सिमम वैल्यू, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन is always greater than static kinetic friction। काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो ज्यादा ही होता है। आपको हम रियल फीलिंग भी समझाएंगे इस बात का, पहले आप लिखो तो सही। सर हर एक केस में ऐसा ही होगा क्या? हर बार, ये तो यूनिवर्सल बात है। मैं आपको समझाता हूं। अच्छा मुझे बताओ कि क्या बताऊं, हाँ मान लो एक भारी सा बॉक्स रखा हुआ है जमीन पे, आपको पहली बार उसको मूव कराने में ज्यादा धक्का देना पड़ता है कि एक बार जब चलने लग जाता है तब ज्यादा धक्का देना पड़ता है? सोच समझ, पहली बार कुछ महसूस कर रहे हो कि नहीं? हाँ। सोचो वो जो पहली बार आप उसको हिलाने में, जो मूव कराने में जो आपने समय जो धक्का दिया वो ज्यादा था, क्या वही था स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू? हाँ जी, वही था स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। एक बार जब मूव करने लग गया ना, तो आप थोड़ा सा कम धक्का लगा के भी क्या करते हो, मूव करा देते हो। मैं आपको बताऊं सही, इसका फीलिंग ना यहाँ पे आता है जब आप गाड़ी को धक्का देते हो। याद करो जब आपने 4 व्हीलर को कभी धक्का दिया हो, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सबसे पहला बार आप क्या करते हो, हल्का हल्का धक्का देके उसको थोड़ा सा मूवमेंट में लाते हो, याद आया? और एक बार जब थोड़ा सा ऐसे हिलने लग जाता है ना, तब आप बोलते हो कि चलो अब धक्का लगाओ चल जाएगा। मतलब पहला बार में आपको जब है ना, वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू वो हमेशा बड़ा है किससे? काइनेटिक से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फील आ जाएगी कि भाई हाँ सही बात है, ऐसा हमने देखा है। हो गया, लिख लिया आपने, ग्राफ बना लिया? हाँ। चलिए ठीक है।
अब हम बात करेंगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। बहुत बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझना, इसको समझाऊंगा मैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक जब जमीन पे रखा हुआ होगा तो एक नॉर्मल लग रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं? और क्या लग रहा होगा? हम बोलेंगे और एक फ्रिक्शन की वैल्यू लग रही होगी। तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का एक रिजल्टेंट निकाल सकते हो क्या? वेक्टर मैंने पढ़ाया है, अच्छा गुणमय आपको नहीं पढ़ाया होगा मैंने, दर्शन आपको भी नहीं पढ़ाया है वेक्टर, अभी वेक्टर पढ़ाऊंगा दोबारा। लेकिन समझो कि जब भी दो फोर्स लगता है ना, दो या दो से ज्यादा फोर्स लगता है, तो एक उसका रिजल्टेंट अपन निकाल लेते हैं। तो बताना अभिषेक कि नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट कितना होगा, और नॉर्मल के साथ वो जो रिजल्टेंट है उसका एंगल कितना होगा। देख रहे हो, ये है रिजल्टेंट, ये क्या है? रिजल्टेंट। तो हम बोलेंगे, देखो क्या लिखते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इसको पहले डिफाइन करो। हम बोलेंगे द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिजल्टेंट ऑफ frictional force and normal is called angle of friction. It's called angle of friction. याद हुआ क्या ये वाला बात? नॉर्मल और रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोई पूछे सर किसका रिजल्टेंट, तो हम बोलेंगे रिजल्टेंट नॉर्मल और फ्रिक्शन का। अब आयुष बता दो एक बार क्या बोला मैंने, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में जो रिजल्टेंट रहता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। रिजल्टेंट को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे कि रिजल्टेंट का किसी के साथ एंगल, रिजल्टेंट के एंगल को किसके साथ? नॉर्मल के साथ। पूरा बात बताना एक साथ, क्या बोला मैंने? फिर से। नॉर्मल और फ्रिक्शन के रिजल्टेंट के एंगल और नॉर्मल के साथ वाले को, ऐसा ही कुछ बोला था। गधा है तू, गधा। अभिषेक बता एक बार दोबारा क्या बोला? हाँ ये बताएंगे अभिषेक। सर जो एंगल रहता है किसके बीच का? एन और रिजल्टेंट किस चीज का रिजल्टेंट? किस चीज का रिजल्टेंट? फोर्स का, फ्रिक्शनल फोर्स का। अरे गधे, रिजल्टेंट कभी भी दो फोर्स का होता है ना, तो दो फोर्स बताना कि कौन कौन। फिर से सुन एक बार कहानी क्या है। मैं बोल रहा हूं कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट? तो बोलेंगे फोर्स एंड फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का जो रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट फोर्स का और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दर्शन तू बता तो मुझे क्या बोला मैंने? देख है तो समझाना बड़ा आसान दिख रहा है हमको भाई कि ये रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट नॉर्मल और फ्रिक्शन का है। नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बोलो बोलो, रिपीट करो एक बार थोड़ा, ये भूलने वाली चीज है इसलिए मैं बार बार रिपीट करा रहा हूं। बोलो एक बार जल्दी सांगा। हाँ बोलना जल्दी। एंगल मेरा पढ़ के मन नहीं, हमको हिंदी में समझा। हाँ बोलो। the resistance the angle of resistance and normal भूल गया। देख ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट किस चीज का रिजल्टेंट? तो रिजल्टेंट होता है कि दो फोर्स के बदले अगर हम चाहें तो एक फोर्स लिख सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन वगैरह करने पड़ते हैं, तो हम बोलेंगे उसको रिजल्टेंट बोला जाता है। तो हम बोलेंगे रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फिर पूछेगा आपसे कि रिजल्टेंट किसका, तो आप बोलोगे वो जो रिजल्टेंट है ना वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट था। ठीक है, बाद में आप इन चीजों को कंबाइन कर देते हो, आप बोलते हो कि द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलो मैं इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, हो गया इतना बात। तो तू ए फॉर एप्पल भी नहीं सीखा होगा। हाँ बोल ना, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो। मैं क्यों कंफ्यूज होगा? मुझे तो दिख रहा है यहाँ पे, आप भी कंफ्यूज नहीं होगे, आपको भी दिख रहा है कि भाई ये नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कहानी बस ये है कि रिजल्टेंट किस चीज का है, इसी को समझाना है। रिजल्टेंट किस चीज का है?
ये रिजल्टेंट किस चीज का है? नॉर्मल और फ्रिक्शन का। रिजल्टेंट किसका है बेटा, एक बार फिर से बताओ। नॉर्मल और फ्रिक्शन का। अच्छा, हम चाहते हैं कि ठीक है सर, हमको एंगल तो समझ में आ गया कि इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये अब होता कितना है, तो हम बोलेंगे देखो बताते हैं। हम बोलेंगे कि क्या हम इसको समझना थोड़ा अच्छे से, कि क्या मैं इसको tan थीटा लिख सकता हूँ। देखिए ये एक 90 राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये वाला दूरी, ये क्या ये वाला यही है क्या, ये देखो ये वाला और ये वाला सेम ही है ना। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई क्या, tan थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कौन है, ये वाला, ये मतलब नॉर्मल। समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं? हाँ। देख बेटा ये है, ये क्या, ये वाला जो है इसको हम इस ये बोल सकते हैं, यही तो है, देखो ना नीचे पैरेलल है ना दोनों, ये फिर ये क्या है, ये है नॉर्मल। तो थीटा कहाँ पे, यहाँ पे। याद है आपको tan थीटा कैसे बात करते हो, बोलते हो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो आप बोलते हो कि tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सही है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला आपको याद होगा, न्यू इंटू क्या होता है, एन। नीचे क्या है, एन, एन कट गया, तो आप क्या बोलोगे, tan थीटा इज इक्वल टू न्यू। सो थीटा इज इक्वल टू कितना, हम बोलेंगे tan इनवर्स ऑफ न्यू। देख रहे हो कितना खूबसूरत रिजल्ट आया, कि जिसको आप कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते थे, एक्चुअली वो tan थीटा है। व्हाट इज थीटा, बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का tan थीटा निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा, न्यू, जो हमको कांस्टेंट दी रहती थी। अब जब भी आपसे कोई पूछे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, तो आप बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ न्यू। लिख के हो जाए तो बताना। हो गया सर। हो गया। अभिषेक तू मराठी सीख गया पूरा अच्छे से? नहीं सर, चालू है। चालू है क्या सीख गया? मराठी? मैं हूं ना सर, मैं सिखा दूंगा। अभिषेक की एक खास दोस्त है, वही सिखाती है इसको मराठी। ओ ये कौन है अभिषेक? अभिषेक नहीं बताएगा, कुछ खास लोगों को बताता है अभिषेक। आज लड़कियां नहीं है ना कोई यहाँ पे? चल बढ़िया है। सर इसी बात पे खुल की बेइज्जती मत करना। अब तू समझ गया है। गुनमै तू भी शामिल हो सकता है ऐसी बातों में, और हाँ, दर्शन तुम भी। ठीक है, आज कोई लड़कियां नहीं है इसमें शामिल, तो आज जो है ना इसकी खुल के बेइज्जती कर सकते हो। देख लड़कों की बेइज्जती करने में ना ज्यादा शर्माना नहीं, क्योंकि पता है एक ही कैटेगरी बचता है जिसका तुम बेइज्जती कर सकते हो। कौन है वो? हम कमिटेड। देख बोला जाता है लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, ठीक है भाई लड़कियों की इज्जत करो। फिर बोला गया है बुजुर्गों की भी इज्जत करनी चाहिए ना, जो सीनियर सिटीजन है उनको भी जो है इज्जत करना चाहिए। तो बता बचता कौन है? लड़की। लड़के, और वो भी तेरे एज के। तो मैं उनको फिर छोड़ता नहीं, यही एक कैटेगरी है जिसको हम लोग बेइज्जत कर सकते हैं। चल आज जल्दी से सॉल्व करते हैं, बहुत बातें हुई। देखो इस बार ना थोड़ा सा मैं खाली क्या होशियारी कर रहा हूं कि इस बार ना आपको न्यू नहीं दूंगा। याद है आपको हर बार देता था मैं, जैसे ये 4 न्यूटन था, यहाँ पे न्यू की वैल्यू दे देता था 0.3, याद है कुछ? इस बार नहीं दूंगा ये वाला, ठीक है। इस बार आपको बोलूंगा कैलकुलेट कर लेना। हम देंगे ये 4 kg है, और हम इधर लगा रहे हैं बेटा 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है। और आपको क्या दे दिया, बोला कि फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन if angle of friction is 30 डिग्री, ठीक है। क्या दे दिया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे दिया। कोई बात नहीं ना बेटा, न्यू निकाल लेना खुद से, ये देख। हाँ, तो बता न्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं 1/√3। हाँ कितना आता है बता एक बार थोड़ा फिर से। 1/√3। हाँ मैं लिख देता हूँ, लिख के चलते ना। देखो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, tan 30, एंगल दिया हुआ था ना अपने को थीटा, तो न्यू मिल गया। tan 30 की वैल्यू क्या आती है, याद है किसी को? 1/√2 हाँ, 1/√2 है।
1/√2 होता है 45 वाला, साइन 45, cos 45। cos 45। देख इसको रेशनलाइज कर ले तो ये आ जाए, √3 की वैल्यू तुम्हें याद होगा 1.732 होता है। 1.73। हाँ नीचे में 3 आ गया, देख इसको डिवाइड तो कर ही सकते हो ना, कितना आता है देख तो एक बार रफ कैलकुलेशन करके। 0.5, 5 या 15 होता होगा, 2 8 या 24, चल 8 ले लूं यहाँ पे, 0.58 ले ले। 0.61, 0.61। अच्छा चल 0.6 ले लेता हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। न्यू की वैल्यू मिल चुकी है अपने को, बस अब लगा दे फोर्स लिमिटिंग। ये F इज इक्वल टू न्यू इंटू एन क्या देगा, फ्रिक्शन देगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन देगा? सांगा जल्दी। लिमिटिंग। लिमिटिंग देगा बेटा। ये आंसर मत लिख देना कि यही वाला आंसर है, कभी कभी हो भी जाता है लेकिन जरूरी नहीं है हर बार। तो हम पहले लगाएंगे दिमाग कि लिमिटिंग है, ये यहाँ पे लिख देंगे अपन कि ये लिमिटिंग है भाई, कंफ्यूजन नहीं चाहिए अपने को। एन की वैल्यू m इंटू जी होता है, जी की वैल्यू 10 है तो इसको लिख देते हैं 6 और ये आ गया 4, 24 न्यूटन। लिमिटिंग वैल्यू है 24 न्यूटन, लेकिन आप लगा रहे हो 10 न्यूटन। तो बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना बेटा, बता जल्दी। 10। 10। दर्शन नहीं समझा? नहीं समझ गया भाई थोड़ा। गुनमय हाँ सर। नहीं समझा? हाँ सर, सर समझा। अच्छा कोई ऐसी बात जो नहीं समझाओ। देख एक ही चीज मैंने खाली चेंज किया ना, और तो सब पुराना कॉन्सेप्ट है ना। मैंने ये बोला कि ये डायरेक्ट नहीं दूंगा मैं ये वाला वैल्यू, तो इस बार क्या दे दिया, बोला कि अब तुमको एंगल के बारे में पता है तो हम एंगल देंगे, तुम उससे निकाल लेना, और कुछ नहीं किया, बाकी सब पुराना कॉन्सेप्ट। एक और दे दूं? चल एक और दे देता हूं। हाँ। हाँ सवाल है कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे हमने लगाया 40 न्यूटन फोर्स, ठीक है। मास बेटा दिया हुआ है अपने को 10 नहीं 2 kg ले लीजिए, 2 kg। सर ये खुद से करना है? हाँ रुक जा, थोड़ा वैल्यू अच्छा दे देना। 5 kg है, ठीक है। मास कितना है? 5 kg, ठीक है। और बोलता है कि यहां पे दिया हुआ है कि इफ 40 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू द ब्लॉक, it will just start moving, it will just start moving। मतलब 40 न्यूटन दोगे ना तो जस्ट स्टार्ट करेगा मूव, मतलब 40 न्यूटन ही, खैर मैं नहीं बताऊंगा, चल तू कर। अभिषेक तू समझ गया क्या जो मैं बोल रहा था? हाँ अभिषेक कहाँ गया? ये यही है। ओए अभिषेक कहाँ, अभिषेक कहाँ गया? हाँ सर, हाँ सर। कहाँ कहाँ बीच में खाना वाना खाने चला गया था क्या? नहीं ना सर, नहीं सर। चला जल्दी सॉल्व कर। हाँ पूछा क्या है मैंने? पूछा है मैंने कि फाइंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हाँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बता दे हमको। चलो समझ गया। कर लो बेटा, ये जस्ट हाँ जस्ट 4 kg दिया रहता तो अच्छा हो गया रहता। 5 लेना, 5 ही ले, 4 रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो बोलो बोलो, लिख जो जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको tan इनवर्स ऑफ लिख देना। tan इनवर्स 53। नहीं वो सब नहीं है, वो गलत है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि ये जो 40 न्यूटन फोर्स है ना, वो उतना ही फोर्स अपोजिट साइड में भी लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 40। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 40। हम बोलेंगे 40 मतलब फोर्स हो गया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? न्यू इंटू एन होता है। न्यू कितना है हमको नहीं पता, और ये कितना है? mg। क्या आप न्यू की वैल्यू निकाल सकते हो? निकाल लो। न्यू इज इक्वल टू कितना? 40 डिवाइडेड बाई मास कितना है? 5। जी कितना है? 10। अच्छा तो कितना आ गया? 4/5। अच्छा तुम्हें तो मिल जाएगा ये तो, चल ठीक है। नहीं अभी नहीं मिलेगा, रुक जाओ। न्यू मतलब कितना आ गया? न्यू मतलब है 0.8। अच्छा न्यू का मतलब tan थीटा होता है क्या? कहीं पे पढ़ा था तुमने अभी?
और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। समझ रहे हो? काम बन गया आपका। 0.8 इज इक्वल टू क्या आ गया? tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम उसको? ऐसे बोलते हैं, देखिए tan इनवर्स ऑफ 0.8। जिसकी वैल्यू तुम्हें नहीं पता होगा ना उसको ऐसे लिख देना पड़ता है। जैसे समझ रहे हो, जैसे मैं बोलूं कि tan थीटा इज इक्वल टू है 1, तो आप बोलते हो सर थीटा तो हमको पता है, अभी थीटा होगा 45 डिग्री। हाँ, tan 45 भी 1 होता है ना, तो थीटा आपको पता चल गया। लेकिन कभी कभी आपको ऐसी वैल्यू रहेगी दी हुई जो आपको नहीं पता। जैसे मान लो दे दूं मैं 1.2, तो आप बोलोगे थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सर? तो tan इनवर्स ऑफ 1.2, क्योंकि आपको नहीं पता कि tan हाउ मच इज इक्वल टू 1.2। आपके टेबल में नहीं आता है, आप तो 10 तक नहीं पढ़े हो जिसमें कि 1.2 भी आता है। एनीवे, तो जब भी आपको आंसर नहीं पता है तो आप क्या लिखेंगे? tan इनवर्स ऑफ दैट मच। थीटा की वैल्यू मिल गई आपको। आगे चल के ना मैं आपको एक टेबल देखना सिखा दूंगा, उसमें आसानी से सीख जाओगे कि कितना डिग्री होता है। लेकिन अभी नहीं, अभी बस इतना ही में काम चल जाएगा हमारा। वो ट्रिग्नोमेट्री में था ना टेबल? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री वो टेबल नहीं बेटा, एक बड़ा टेबल रहता है, ठीक है, उसको याद नहीं कर सकते अपन, वो याद करना ही नहीं है, वो टेबल हम लोग को दिया रहता है। फिर से याद दिलाऊं, वो वाला नहीं जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 वाला तुमने याद किया था, वो नहीं बात कर रहा हूं। वो तो सबको याद है। मान ले बीच में आ गया 10 डिग्री, 12 डिग्री, 11 डिग्री, 13 डिग्री, उसका कौन बताएगा? वो भी तो होते हैं ना एंगल। हाँ, वो 17.5 भी आता है। हाँ, बहुत सारी चीजें आती है, तो उन सब की वैल्यू हमको याद नहीं करना है, वो वैल्यू हमको एक चार्ट में देख के बताना है। वो चार्ट आपको बाद में देखना सिखाएंगे, ठीक है। एक छोटा सा चीज रहता है, ज्यादा मुश्किल चीज। बोल, यहाँ तक ठीक है? हाँ सर। एक और सवाल कर, इस बार थोड़ा एंगल वैंगल दे दूंगा, ठीक है। ये बेटा एक ब्लॉक रखा हुआ है और हम फोर्स इस बार ना ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे। ये फोर्स जमीन के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो बोल रहे हैं कि 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और क्या चीज दी हुई है? बोलता है मास दिया हुआ है अपने को, मास इज √3 kg, ठीक है। एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दिया हुआ है 1/2√3, ठीक है। तो क्या पूछता है देखो, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट द ब्लॉक डू नॉट मूव, सच दैट द ब्लॉक डू नॉट मूव। बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगा दूं मैं जिससे कि ब्लॉक फिर भी नहीं मूव करे, मतलब उससे ज्यादा लगा दूं तो मूव कर जाए। क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ। दर्शन, क्वेश्चन समझ में आया क्या? दर्शन नहीं बोलोगे? हाँ। समझ गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत हाँ तो नहीं है? हाँ समझ रहे हो ना कि मतलब फोर्स जैसे जैसे बढ़ाएंगे बेटा वैसे वैसे चांसेस है कि ये क्या करने लग जाए, मूव करने लग जाए। तो बोलता है कितना ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगाएंगे कि ये सह जाएगा, मतलब नहीं मूव करेगा। और लेकिन एंगल से लगाया, फोर्स ऐसे नहीं लगाया, बोलता है ऐसे लगाया, एंगल दे दिया कुछ। अब एंगल वाली कहानी में ना तुम दर्शन और गुणमय दोनों को ना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि तुमने ये नहीं पढ़ा है, मतलब वेक्टर नहीं पढ़ा है। मैं समझाऊंगा तो समझना, यहाँ पे कोशिश करना। चलो आओ देखते हैं। ब्लॉक है, ब्लॉक में जब भी आप ऐसे फोर्स लगाते हो ना बेटा ऐसे, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक ये कंपोनेंट होता है और एक ये कंपोनेंट, ठीक है। देख रहे हो, दो फोर्स ऐसे था तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। जिसके साथ एंगल लगा हुआ है उसको लगा बोल देना एफ कॉस थीटा, और जिसके साथ एंगल नहीं लगा है वो हो गया एफ साइन थीटा। बस यही कहानी थी और कुछ नहीं, यही बात आपको नया बात। अब वही पुराना काम क्या होगा, नीचे कितना फोर्स लगता है mg, ऊपर क्या लगता है नॉर्मल mg, इधर कितना लग रहा है फोर्स, इधर तो यही फोर्स है। अब क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर भी लगेगा, ये क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। देखो पहले वाई एक्सिस, मतलब वाई डायरेक्शन में देखो कौन कौन फोर्स है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग अपन फोर्स की बात कर रहे हैं। ऊपर जाने वाले कौन कौन फोर्स है एक बार बता दे तो मुझे। ऊपर की तरफ जाने वाले नॉर्मल अकेला इधर, और नीचे की तरफ आने वाले कौन कौन फोर्स हैं, हम बोलेंगे एफ साइन थीटा, और एक देख नीचे एक और फोर्स लग रहा है, क्या नाम है उसका, एम। नॉर्मल मिल चुका है अपने को। चलो अब हम बात करेंगे एक्स एक्सिस पे।
मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स लग रहा है, बोलेंगे इधर जाने वाला फोर्स है एफ कॉस थीटा। कौन सा है? एफ कॉस थीटा। और इधर जाने वाला कौन सा फोर्स है बेटा, देख तो इधर जाने वाला एफ एफ। एफ एफ मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, हम बोलेंगे न्यू एम जी होता है। नहीं, न्यू एन लिखना है, एम जी मत लिखना इस बार। क्या बोलेंगे? न्यू इंटू एन, क्योंकि एन की वैल्यू अपन यहाँ लाए हैं ना ये। और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे एफ कॉस 30। अच्छा थीटा की वैल्यू आपको पता है ना, तो मैं वैल्यू लिख दूं। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में? आपको एफ निकालना है, एफ निकाल रहे हैं हम लोग। न्यू की वैल्यू की दिया हुआ है क्या? हाँ न्यू दिया हुआ है, देख। एन की वैल्यू दी हुई है, हाँ जी एन की वैल्यू भी दी हुई है, देख। एफ साइन थीटा, साइन थीटा कितना होता है? साइन 60 कितना होता है? √3/2। ये सब याद है कि नहीं याद है? एक बार मुझे बता दें। अच्छा किसको किसको ये सब वैल्यू याद नहीं है? साइन 30, साइन कॉस, ये सब जो 10th में पढ़ा था? नहीं मुझे याद नहीं। तुम्हें याद नहीं है? अच्छा ठीक है। अच्छा एक बार समझा दूंगा कि कैसे आसानी से याद रखा जाता है, ठीक है? वो नहीं, वो जो तुम्हारे स्कूल में सिखाया है वो नहीं, ठीक है? एक नया तरीका है। हाँ वो उंगली वाला। हाँ ठीक है, चलो आओ देखो। अच्छा एक काम करें, ये 2 है यहां से उड़ा दूं, ठीक है उड़ा दूं। F इज इक्वल टू कितना आता है देखो, हम बोलेंगे बेटा ऊपर से ना √3 कॉमन ले ले, तो क्या आएगा देख तो, F/2 आ जाएगा। और क्या आएगा? √3 चला गया तो 10 आ जाएगा। और नीचे तो √3 ऑलरेडी है, ये सब कैंसिल। अब बताओ यहाँ पे F/2 है, यहाँ पे 10 है, तो हम बोलेंगे F में से F/2 इधर लाके माइनस किया। मुझे लगता है ये सब आपको आता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेशन में समझाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं। एक बार फिर भी मेरे को तसल्ली के लिए बोल दे भाई। अच्छा अगर नहीं आए तो मेरे को वो भी बोलना, ऐसा जरूरी नहीं है। फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 20 न्यूटन। कितना फोर्स लगाएंगे? 20 न्यूटन तक बर्दाश्त कर लेगा, नहीं जाएगा आगे। 20 न्यूटन के बाद लगाओगे ना, मतलब 20.1 भी लगा दोगे ना, तो क्या हो जाएगा? ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। सिचुएशन कैसी है? सिचुएशन है एंगल वैंगल वाला, हॉरिजॉन्टल वाला नहीं है ये। एक और दूं ऐसा ही सवाल? हो गया ना सर? एक ही घंटे में हो गया। हाँ ले लो सर, ले लो। अच्छा एक काम कर, ये यही वाला है, सेम क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? अगर मैं फोर्स ऊपर की तरफ ले जाऊं ऐसे, तुम दोबारा लिखना, उसी में मत करना छेड़खानी, अगली बार डायग्राम ऐसे बनाना। ये अगर फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है, मैं इसको खींचना चाहता हूं, ठीक है? तब कितना फोर्स लगाएंगे मैक्सिमम जिसमें कि वो नहीं मूव करे? फाइंड एफ। सेम सिचुएशन सेम क्वेश्चन, बट डायरेक्शन कैसे कर दिया मैंने? फोर्स को बदल के ऊपर इधर, पहले उसको ऐसे दबा रहे थे, अब खींच रहा है, पुल कर रहा है। जल्दी करना। सेम डायग्राम सब कुछ। आज जो 2 DPP सेंड की वो इसी पे बेस्ड है क्या? बेटा सारे डीपीपी करने हैं, तुम लोग पता नहीं इतने लापरवाह कैसे होते जा रहे हो। मैं डीपीपी भेजता हूँ, वो तुमको सॉल्व ही नहीं करना है। देखिए हर दिन मैं डीपीपी भेजूंगा, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। अब सीरियस हो जाओ भाई। अब इसीलिए तो बोल रहा ना। हाँ सॉल्व किया था पक्का? हाँ, और वो थोड़े अलग क्वेश्चन थे, इस पे बेस्ड थे क्या? हाँ इस पे होंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी ना। जो छूट जाए उसको रखो अभी, अब कि सर ये नहीं आ रहा है तो इसको हम डिस्कस करेंगे, या मुझे भेज दिया कर कि सर ये नहीं आ रहा है। मुझे भेजते रहोगे तब ना मुझे पता चलेगा कि अच्छा आप सॉल्व कर रहे हो, इंटरेस्ट आ रहा है आपको। अगले क्लास में अपन एक और बात करेंगे एंगल ऑफ रिपोज का, एंड देन अपना फ्रिक्शन हो जाएगा खत्म। फिर शायद एक क्लास और ले लूं क्वेश्चन करवाने के लिए, एंड देन फ्रिक्शन ओवर। फ्रिक्शन जब ओवर हो जाएगा ना, तो हम लोग मैथ में कुछ चीजें रिवाइज भी करेंगे, और रिवीजन के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे। रिवीजन में अच्छे क्वेश्चंस ले लूंगा।